हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। मेरा नाम है मुकेश कुमार। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी बेगम की मकबरे को दिखाने के लिए जिसके ख़त्म होते ही फैजाबाद का पतन हो गया था। आप ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है जो पब्लिक के लिए यूज होता है और ये सेकंड गेट है, बिल्डिंग का ये मेन गेट है। दोस्तों, इसको बोलते हैं बहू बेगम का मकबरा। ऐसी बेगम जिनका वर्चस्व अवध के इतिहास में लगभग 135 वर्षों तक फैला हुआ था। आज हम आपको अवध की एक शाही बेगम, एक ऐसी बेगम के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सूझबूझ से तख्त का रुख पलट दिया था। हम बात कर रहे हैं शुजाउद्दौला की प्रमुख पत्नी बहू बेगम के बारे में। बहू बेगम की कहानी अवध राज्य की राजनीति पर उनके कुशल प्रशासन, अधिकारियों के नियंत्रण और राजनीतियों फैसलों को दर्शाती हैं। साथ ही भारतीय इतिहास में एक विशेष उथल पुथल और असमंजस भरे दौर को भी दर्शाती है। दोस्तों, यहाँ पर पुरातत्व विभाग की तरफ से एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें मकबरे की पूरी डिटेल है। बहू बेगम नवाब मुतामन उद्दौला मोहम्मद शाह की एक क्रमात् वैद्य बेटी थी जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में एक कुलीन थे। उनका नाम उम्मत उजौहरा था, लेकिन अवध के तीसरे नवाब वजीर शुजाउद्दौला से 1746 में निकाह के पश्चात वे बहू बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। शुजाउद्दौला सफदरजंग के पुत्र थे जो फैजाबाद शहर के निर्माता भी थे और 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी हार के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध थे। इतिहासकारों का कहना है उनका निकाह एक भव्य आयोजन था जिसमें 2 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जिसका वहन उनके भाई नजमुद्दौला द्वारा किया गया था, जिनकी कोई भी संतान नहीं थे। दोस्तों, उनके कोई भी लड़का नहीं था। दोस्तों, शुजाउद्दौला 1764 तक लखनऊ में रहे थे, लेकिन 1775 में अपनी मृत्यु तक फैजाबाद में रहे थे। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई में हार के बाद बहू बेगम की वित्तीय ताकत से शुजाउद्दौला ने अपने सिंहासन को बचाया हुआ था। अपनी मृत्यु के बाद नवाब ने पूरे वित्तीय और अवध के खजाने के भंडार को बहू बेगम को सौंप दिया। अपने बेटे अशफाक उद्दौला द्वारा राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने अपने व्यवहारिक रूप से फैजाबाद पर शासन किया। शुरुआत में तो बहू बेगम यहाँ एक माँ के रूप में कमज़ोर पड़ गई। तब उनका बेटा शहादत अली असाफ उद्दौला की तुलना में बहुत ही अधिक सक्षम था, लेकिन बेगम ने अपने पति पर प्रभाव डालकर असाफुद्दौला को अवध का चौथा नवाब वजीर घोषित कर दिया। दोस्तों, ये मुहर्रम के दिन साल भर में एक बार खुलता है। उस दिन इसकी योग्यता पूरा देखने लायक होती है। ये फैजाबाद की सबसे ऊंची मीनार है। इसके ऊपर चढ़कर आप पूरे फैजाबाद शहर को देख सकते हैं। ये अंदर से गेट का एंट्रेंस है। इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ जंगल सा है, बीच में एक मकबरा है। वैसे दोस्तों, इसके चारों तरफ ताले लगे हुए हैं क्योंकि लोग आते हैं अंदर घुस के अपना नाम वगैरह लिखते हैं, इसलिए चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, चारों तरफ बंद कर रखा है। बहू बेगम ने एक वसीयत बनाई और अपनी पूरी संपत्ति 70 लाख रुपए नकद और अतिरिक्त कीमती गहने अंग्रेजों की हिरासत में ट्रस्टी के रूप में छोड़ दी। उन्होंने अपने मंत्री दौराब अली खान को उनकी कब्र पर मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाने के लिए 3 लाख सिक्का रुपए आवंटित किए।
बेगम उस अवधि की राजनीतिक वास्तविकताओं से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने अवध की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की थी। बाहू बेगम की मृत्यु बहुत ही शांतिपूर्ण थी। उन्होंने 88 साल का लंबा जीवन जिया। जवाहर बाग में उनका खूबसूरत मकबरा अवध में अपनी तरफ की बेहतरीन इमारतों में से एक माना जाता है। 1815 में बहू बेगम की मृत्यु के बाद अवध के विलय से फैजाबाद का धीमा धीमा और स्थिर पतन शुरू हो गया। फैजाबाद की एक महान और न्यायपूर्वक शासिका के अंत के साथ फैजाबाद की नियति का पर्दा भी गिर गया। तो ये थी दोस्तों बहू बेगम के मकबरे का पूरा इतिहास। दोस्तों ये वैसे तो खुला रहता है, पर मुहर्रम के दिन मेन गेट खुलता है, आप ऊपर चढ़ सकते हैं। वैसे पब्लिक के लिए नहीं खोल रखा है, वैसे आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। आप आते हैं तो वैसे आप देख सकते हैं, लेकिन वैसे ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि लोग चढ़ते हैं, अपना नाम वगैरह लिख देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, इसलिए लोग नहीं चलने देते हैं। ताला लगा रखा चारों तरफ, और लोग जिधर भी गए सारी तरफ हमको चाले ही ताले मिले। दोस्तों इस बिल्डिंग की खास बात एक और है, इसको पूर्वांचल का ताजमहल भी बोलते हैं। पूरा ताजमहल की तर्ज पे बनाया हुआ है।